हेलो स्टूडेंट्स। आज कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स में हम लोगों का एक न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर हमको स्टार्ट करना है। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ हमारा कोई पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज पैटर्न नहीं है। हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट मेरे बच्चों को होगी, जहां वो कंसेप्चुअल अटकेंगे रुकेंगे। उसी के अकॉर्डिंग में वन बाय वन उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स के उन टॉपिक्स को आपके इस क्लास में लेता हूँ। हाँ, होप ये रहती है कि इसमें हम लोग काफी कुछ कंप्लीट करेंगे हमारे सिलेबस का। बस बच्चे को जहां दिक्कतें आती हैं उन सब टॉपिक्स को इस कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स में लेना मेरा टारगेट है। आज की क्लास जिस टॉपिक के साथ है उस टॉपिक का नाम है एल्गी, और ऑब्वियसली ये जिस चैप्टर में है उसका नाम है प्लांट किंगडम। तो हम लोग इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग करेंगे, बच्चे अक्सर इस टॉपिक पे जाके अटक जाते हैं और कई बार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर एल्गी में क्या है। अगर आप देखें हर तरह से तो बॉटनी के इस पोर्शन में बच्चों को काफी दिक्कत आती है। तो आज की जो क्लास होगी उसमें एल्गी की स्टार्टिंग हम करेंगे, और स्टार्टिंग करने के बाद इसके क्लासिफिकेशन की स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन को हम देंगे इसी के एक नेक्स्ट अगले बैच में या अगली क्लास में। यानी एल्गल क्लासिफिकेशन को हम डिस्क्रिप्शन, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ताकि क्लास काफी लंबी ना चले जाए और एक टाइम पीरियड में बाउंडेड रहे। वरना अगर मैंने एल्गल क्लासिफिकेशन भी इस क्लास में शामिल कर लिया तो क्लास बहुत ही लेंदी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे चलना है और उसी के अकॉर्डिंग इस क्लास को एक टाइम फ्रेम में बाउंड करके वहीं इसको फिनिश करना है। इसलिए बच्चों, यहां हम लोग एल्गी की स्टार्टिंग से उसकी क्लासिफिकेशन की इंट्रोडक्शन तक पहुंचेंगे, लेकिन फुल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समझाइश और समझदारी वाला काम हो गया। तो जितने भी मेरे नीट 2025 के एस्पायरेंट्स हैं या उसके नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी के लिए आपका वेलकम है। और हम लोग यहाँ अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कंसेप्ट बिल्डर कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक एल्गी का, जो प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। अब यहां हमको ध्यान देना होता है कि एल्गी क्या है। तो ये स्लाइड ऐसी है जिसमें एल्गी के बारे में आपको जितनी भी नॉलेज चाहिए थी इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ है यहाँ से। एक खुशी की बात यह है कि इनमें से आएगा कुछ भी नहीं। आप बोलेंगे सिर्फ पढ़ा क्यों रहे, आप पढ़ा क्यों रहे? क्योंकि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपकी बुक में नहीं दे रखी है। होता यह है कि कुछ चीजें एनसीईआरटी से थोड़ी सी आसपास से पूछ ली जाती है, लेकिन वो भी कंसेप्चुअल पॉइंट होते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल पॉइंट होते हैं। तो हम लोग यहां पर अब स्टार्टिंग में जिस स्लाइड को शो कर रहे हैं उसी को समझते हैं और वन बाई वन उन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक बच्चा समझता है कि एल्गी क्या है तो वो जानता है कि यार, जो बरसात के मौसम में प्लांट जो मैं देखता हूँ हरा हरा, जो वॉल वॉल वगैरह पे लगे रहते हैं, वो एल्गी होते हैं। वाटर की जो सरफेस होती है उस पर जो ग्रीनिश काइया होती है, काई बोलते हैं ना आप लोग, हाँ उसको, वही वो एल्गा होता है या एल्गल होती है, एल्गी होती है। तो जनरली बच्चा इनको ऐसे जानता है। लेकिन हम स्टार्टिंग में अगर देखें तो सबसे पहला वर्ड है एल्गी, जिसका सिंगुलर वर्ड है एल्गा। एल्गा यानी वन एल्गी, एल्गी की बात कर रहे हो आप, और एल्गी यानी प्लूरल वर्ड हो गया। तो ये तो वर्ड्स की बात है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। एल्गी वर्ड दिया किसने था? तो वही साइंटिस्ट जो हर जगह है। ठीक है, वो गाना है शाहरुख खान का, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूं यहाँ हूं यहाँ हूं। तो वही हालत यहाँ पर लीनियस की है। लीनियस हर जगह पर है। ऐसे हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि यूट्यूब है, ठीक है, तो हम यहाँ पर मजाक भी लिमिट में करते हैं। जो कटिंग और जोक्स होता है उसमें भी बहुत लिमिट का ध्यान रखते हैं। ठीक है, और बहुत सब भी की तरह से हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये अपना शाहरुख खान ही है लीनियस, जो जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ वहां हूँ यहाँ हूँ, सब जगह पर अपना लीनियस ही है। तो लीनियस ने ये वर्ड दिया था। ठीक है, अगली बात हम करें मीन्स क्या होता है इसका। एल्गी का मीन्स होता है सीवीड्स। हिंदी में इसको शायद आपने सुना हो नाम, समुद्री खरपतवार कहते हैं। सीवीड्स बड़ा पॉपुलर नेम है। कॉमन नेम कई सारे हैं इनके, अलग अलग लोग अलग अलग नेम बोलते हैं। पॉन्डिस्कम्स इसको कहा जाता है, वाटर मोसिस को कहा जाता है, फ्रोग स्पाइटल इसको कहा जाता है। तो इतने सारे नेम इसके होते हैं, पॉन्डिस्कम्स, वाटर मोसिस एंड फ्रोग स्पाइटल, स्पाइटल होता है इसका नाम। तो इतने सारे नेम इनके हैं। तो फ्रोग स्पाइटल,
वाटर मोजेस एंड पॉन्ड स्कम्स, ये इनके कॉमन नेम है। सीवीड्स तो कहा ही जाता है। अगली हम बात करें, अगर हम साइंस की उस ब्रांच में जहां एल्गी की स्टडी कर रहे हैं तो उसे कहेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में एल्गोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी, लेकिन यहां उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड और है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मीन्स है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एल्गी। तो फाइकोलॉजी पर ध्यान रखना, क्योंकि आगे हम फंजाई की बात करेंगे तो वहां माइकोलॉजी आएगा, वहां माइकोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ फाइकोलॉजी है ना। तो जो ध्यान रखिएगा कि मेरा तो फंजाई है, और जो फांकता है, जो फैक फैक बातें करता है, जो झूठा झूठा है, वो कौन है? एल्गी है। फाइको एल्गी और माइको फंजाई। तो एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी और फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी, तो वो भी आप याद रखें। तो ये ब्रांच है। तो फाइकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एल्गी। चलिए, तो समझ गए हम लोग। और अब इस फाइकोलॉजी के फादर, फादर का मीन्स होता है जिसने उस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया, और वो है एफ एफ फ्रिश। एफ एफ फ्रिश, ध्यान रखिएगा। सॉरी, एफ एफ फ्रिश कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी। लेकिन हमारे इंडियन बंदे ने भी इस पे काम किया, ठीक है। और उन साइंटिस्ट का नाम है ओपी अयंगर। ओपी अयंगर भी फादर ऑफ फाइकोलॉजी है, लेकिन कौन सी फाइकोलॉजी? इंडियन फाइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? ओपी अयंगर। तो इनके नेम को आप एक बार ध्यान रखिएगा, फ्रिश, ओपी अयंगर, फाइकोलॉजी, देन पॉन्डिस्कम्स, वाटर मोजेस, फ्रॉग्स पेटल, देन एक नाम सीवीड्स, और लिनस ने वर्ड दिया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्टिकुलरली एल्गी के बारे में नॉर्मल चीजें हैं जो हम हर बच्चे को याद ही रहना चाहिए। तो ये स्लाइड इस तरह से थी कि हमें जानना है नाउ मी, यानी मैं कौन हूं। एल्गी खुद कह रहा है कि भैया मैं कौन हूं, मेरे बारे में जान लीजिए। तो आपने जान लिया कि एल्गी जो है वो सीवीड्स कहलाते हैं। एल्गी वर्ड लिनियस ने दिया। एल्गी जो होती है इनकी स्टडी फाइकोलॉजी कहलाती है। एल्गी के फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन होते हैं? जो एफ एफ फ्रिश है, फ्रिश ध्यान रख लीजिए आप तो। और इंडियन फाइकोलॉजी के फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? ओपी अयंगर है। दैट्स ऑल। और कुछ कॉमन नेम्स हैं, पॉन्डिस्कम्स, वाटर मोजेस, है ना, एंड फ्रॉग स्पैटल। तो ये इनके कुछ कॉमन नेम होते हैं जो हम लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहीं से हमारा काम स्टार्ट होता है, और चांसेस है कि अब यहां से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो अगर अगर हमारे सिलेबस को देखें तो उसमें बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी कोचिंग की शीट हो, चाहे वो कोचिंग मल्टी हो, चाहे वो कोचिंग एक रूम में चलती हो, चाहे वो कोचिंग 2 रूम में चलती हो, चाहे कोचिंग में 15 बच्चे बैठते हो, 15 बच्चे, कहीं कोचिंग में 300 बच्चे बैठते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता बच्चों। जनरली कोचिंग वाले क्या करते हैं? मोटी मोटी शीट दे देते हैं। और उन मोटी मोटी शीट्स में क्या करते हैं ये लोग? मैटर को फैला देते हैं। वो मैटर कहीं और से नहीं होता, वो रेफरेंसेस बुक होती है, उनसे मैटर दे देते हैं। वो आता जाता तो कोई है नहीं। अब जैसे हम बीएससी की क्लासेस लेते थे, तो बीएससी की क्लासेस में क्या होता था? ये एल्गी की एक बुक है, मेरे पास कई बुक्स है जिसमें एल्गी ही है नेम। तो अगर मैं आपको ज्यादा ज्ञान या नॉलेज स्प्रेड आउट करना चाहूं तो बहुत सारा दे सकता हूँ। कौन कौन से एल्गीज होते हैं कि पर्टिकुलर एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको इतनी नॉलेज देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। आपको ज्ञानी बनाना है, उतना ज्ञानी बनाना है कि आप लोगों का जो नेट का एग्जाम है वो फाइट हो जाए, और आप जो स्टेट बोर्ड या सीबीएसई के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके अच्छे अच्छे नंबर आ जाए। इससे ज्यादा हम नहीं जाते, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, किसी भी कोचिंग की मोटी शीट या फालतू का फैला हुआ मैटर, ठीक है, या यूट्यूब पर एक्स्ट्रा ज्ञान, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि एमईक्यू सर का एक ही फंडा है, सरलता से सफलता की ओर, क्योंकि सीधी सीधी लाइफ का एक फंडा है, सिंप्लिसिटी, ठीक है। सक्सेस का जो रूट है, वो पाथ है, वो डिसाइड करती है। तो आप सबको ये बात याद रहना चाहिए बच्चों कि हम यहां पर उसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, उतना ही कंटेंट या उतनी ही मैटर को आपको देंगे जितनी जरूरत है, ठीक है। और जैसे भी कंसेप्ट बिल्डर कोर्स है यार, तो आप लोग भी कंसेप्चुअल अगर तैयार हो जाते हो तो वाह वाह, क्या बात, अच्छी बात है। मेरा टारगेट भी यही है, आपको कंसेप्चुअल तैयार करना। चलिए, अब बहुत ज्ञान की बातें हो गई, वापस लौट के आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं एल्गी के, तो उन्हीं को ले रहे हो। सबसे पहला कैरेक्टर है हैबिटेट। हैबिटेट का सिंपल मीन्स होता है ये कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं? तो ये पानी में रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं। चाहे वो मरीन मरीन वाटर हो, चाहे वो सिंपल सा एक अपना फ्रेश वाटर हो, यानी पॉन्ड का या किसी रिवर का, ठीक है। तो
दोनों वाटर में मिलते हैं, फ्रेश भी एल्गी होते हैं, मरीन एल्गी भी होते हैं, लेकिन लार्जली एक्वेटिक ज्यादा होते हैं, यानी ऐसे जो वाटर हैबिटेट में मिलते हैं वो एल्गी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। कभी क्वेश्चन आ जाए कि एल्गी का सबसे कॉमन हैबिटेट क्या है, तो वो एक्वेटिक हैबिटेट है। एक्वेटिक में दोनों आएंगे, मरीन भी आएगा और जो नॉर्मली फ्रेश वाटर होगा वो भी आ जाएगा। फ्रेश वाटर मीन्स ऐसा वाटर जो क्या होता है, पॉन्ड का होता है, रिवर का होता है, उससे मतलब है। वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे पानी की बोतल आती है वाला फ्रेश वाटर, ठीक है। चलिए ऐसा मत समझ जाइएगा वहां जाकर उस पानी में रहता है। मोइस्ट स्टोन, जहां स्टोन होती है ना उन पर जब थोड़ा सा गीला गीलापन होता है वहां पर ये लग जाते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि जैसे वॉल वगैरह है, दीवार वगैरह है, तो वहां पर हरा हरा पार्ट होता है, वो अपने जाने पहचाने एल्गी है, ठीक है। वुड पे मिल जाते हैं, कोई लकड़ी है, लट्ठर है, जहां थोड़ा सा मोइस्ट है, गीलापन है, लाइट आ रही है, सनलाइट बहुत जरूरी है। ध्यान रखना जहां भी ये रहेंगे वहां सनलाइट पड़ना बहुत जरूरी है ना। तो थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, थोड़ा सा मॉइस्ट है वहां पर वुड, तो वहां भी ये मिल जाएंगे बच्चों। अगला है सोइल। सोइल में भी अपर अपर पार्ट में मिलेंगे, जहां जहां पर क्या है, थोड़ी सनलाइट पहुंच जाती है, जहां पर थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया है, लेकिन सनलाइट का पहुंचना जरूरी है, वहां सोइल में ही मिल जाएंगे। अब क्या होता है, एक रिलेशन होता है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। उसमें क्या होता है, टू ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं। तू मेरे साथ रहे, मैं तेरे साथ रहूं, दोनों साथ साथ रहे, और तू मुझे बेनिफिट दे, मैं तुझको बेनिफिट दूं। ऐसा एसोसिएशन जो होता है ना, उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। एल्गी भी ऐसा शो करते हैं। एल्गी फंजाई के साथ ये रिलेशन शो करते हैं, जिसको लिचेन, लिचेन इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हम जब से बोलते हुए आ रहे हैं लाइकेन लाइकेन बोलते हुए आ रहे हैं। तो लिचेन या लाइकेन जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले तो वही करेंगे लिचेन, और अपने जो नॉर्मली जो सीबीएसई बोर्ड के जो होंगे वो लाइकेन बोलेंगे। दोनों में से आपको जो श्रद्धा हो वो श्रद्धा का पूरा आप लोग यूज करिएगा, और फंजाई का नाम ध्यान रखिएगा। अब आते हैं स्लोथ बियर। एनिमल के साथ भी एल्गी मिल जाते हैं, और वो कौन होता है, स्लोथ बियर मतलब जलीय भालू। एक्वाटिक भालू होता है वो, जलीय भालू स्लोथ बियर, वो जो होता है ना उसके साथ भी ये एसोसिएशन शो कर देते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी की लाइन है स्लोथ बियर वाला, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा एसोसिएशन कौन सा है, लिचेन वाला है। तो लिचेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी का फंजाई के साथ, और एक है हम लोगों का स्लोथ बियर, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो इस स्लाइड से हमको ये मालूम हो जाता है कि एल्गी मिलते कहाँ कहाँ है, उनका हैबिटेट कौन कौन सा होता है। और मैंने बहुत सिलेक्टिव मैटर यहाँ दिया है, ऐसा मैटर जिससे आपकी नीट निकल जाए और आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। जहां जहां थोड़ी सी भी गुंजाइश है एक्स्ट्रा जाने की, मैंने वो बोर्ड पे आपके सामने पहले से तैयार रख रखी है, ठीक है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखें कि लार्जली एक्वेटिक है, मॉइस्ट स्टोन मिल सकते हैं, वुड में मिल सकते हैं, सोइल पे मिल सकते हैं। यहां से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा नहीं। एक तो ये कि एल्गी का हैबिटेट कौन सा होता है, और एक कॉमन हैबिटेट। आपको तीन ऑप्शन दे दे और तीनों ऑप्शन में ये हैबिटेट लिख दे, और लास्ट ऑप्शन दे दे कि भाई ऑल ऑफ दिस। और एक ही हो सकता है कि हैबिटेट से क्वेश्चन बना दे जहां पर स्टेटमेंट हो, और स्टेटमेंट के बाद क्या हो, उसका डिस्क्रिप्शन हो या रीजन हो, और उसको पूछ ले कि भाई स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट क्या है, साइड डिस्क्रिप्शन, ऐसी क्वेश्चन ही पूछ सकता है। तो नॉलेज गेन करना सही रहेगा। कंसेप्चुअल का मतलब ही यही है, किसी भी तरह से आपको घुमाए, आप घूमे नहीं, बड़े हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आंसर दे दें। यही कंसेप्ट बिल्डर कोर्स की जो मेन एम है वो यही एम है। चलो बच्चों, तो ये तो हम समझ गए। तो दो क्वेश्चन बड़े खास खास बन सकते हैं यहाँ से। तो कॉमन हैबिटेट कौन सा है, एक्वेटिक है, और दूसरा कौन सा है कि इसका एसोसिएशन लिचेन और एक स्लोथ बियर के साथ है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब नेक्स्ट क्लास पर आते हैं। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, वो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या समझाना चाहती है, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझना चाहते हैं कि हैबिटेट तो हम जान गए कहाँ रहते हैं भाई साहब एल्गी। अब हैबिट क्या है, हैबिट तो हम सबकी भी होती है, एल्गी की भी होती है ना। अब यह हैबिट से मतलब ये है कि गुस्सेल है, ये ऐसा नहीं है बच्चों। ये मुस्कुराते हैं, ये ऐसा भी नहीं है। ये थोड़ा सिंसियर है, ये ऐसा भी नहीं है। सैड रहते हो, ऐसा भी नहीं है। यह हैबिट का मतलब दो चीजों से होता है, हैबिट का मतलब दो चीजों से होता है। ये ऑटोट्रॉफ है, ये हेटरोट्रॉफ है। अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, या अपने फूड के लिए किसी अदर पर डिपेंड करते हैं। तो हमने यहाँ हैबिटेट में हम जानते हैं कि सभी एल्गीज में जनरली क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने से ये ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं, यानी अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। अब ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि हम सब जानते हैं सर, ग्रीन ग्रीन एल्गी खूब दिखे तो क्लोरोप्लास्ट तो हो गई सही, तो अपना भी फूड तो खुद ही बना लेते हैं, तो हमारे लोगों की वेल नोन है। लेकिन एक स्पेशल बात, इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल जो होता है ना उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई।
अब ये नहीं FGHIJKLMNO, हमको अल्फाबेट नहीं बोलना है, ओनली ई तक होता है। क्लोरोफिल A, B, C, D और E, बस यहां से आगे नहीं बढ़ना है बच्चों। 5 क्लोरोफिल है, 5, इनको ध्यान रखना है, जिसमें से क्लोरोफिल A यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल है। इन क्लोरोफिल जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, इनके कॉम्बिनेशन भी हैं। क्लोरोफिल A के साथ B मिल जाएगा तो एल्गी ग्रीन हो जाएगा, क्लोरोफिल A के साथ C मिल जाएगा तो एल्गी ब्राउन हो जाएगा, अगर क्लोरोफिल A के साथ D मिल जाएगा तो एल्गी रेड हो जाएगा। अच्छा, एल्गी के ऐसे कलर होते हैं, बिल्कुल इसी बेस पर 11 क्लासेस हैं एल्गी की, लेकिन वो 11 क्लासेस हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे क्लास में 3 कोर्स क्लासेस ही हैं, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, रेड एल्गी, रोडोफाइसी, दैट्स ऑल बच्चों, है ना। तो हम लोगों को तो यहीं तक ध्यान रखना है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ गए, क्योंकि हम वापस यही टॉपिक पर आते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि ऑटोट्रॉफिक एल्गी क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने से क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। इनमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ABCDE, जिसमें ए क्या होता है, यूनिवर्सल, वो हर एल्गी में मिलता है, ठीक है बच्चों, इसलिए उसको यूनिवर्सल कहते हैं। वही शाहरुख खान आ गया वापस, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ, मतलब क्लोरोफिल ए भी वही है, वो हर जगह मिल जाएगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब अगली बात आती है, हम ये जान गए कि एल्गी एरोट्रोफिक होते हैं, इनका हैबिटेट कॉमनली एक्वेटिक होता है, ठीक है। अगली बात आती है बॉडी कैसी होती है। जनरली प्लांट में पढ़ रहे हैं आप, प्लांट किंगडम, सीधी सी बात है, एल्गी प्लांट है, और प्लांट की बॉडी में क्या होता है, रूट, स्टेम और लीफ। यानी प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएट होती है 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स में, रूट, स्टेम और लीफ। अगर किसी प्लांट में ये रूट, स्टेम, लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में, जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो बादल गज रहे हैं, भर भर की आवाज आई होगी आप लोगों को, मैं भी चमका थोड़ा सा, ठीक है, बारिश का मौसम है, क्लास मस्त चल रही है, और बाहर की बादलों की आवाज आ रही है। चलिए अपन भी बादल गरजते हैं, मौसम धड़कता है, इधर पे ध्यान दें, है ना। जनरली क्या है, प्लांट की बॉडी जो होती है वो थैलस होती है। थैलस का मीन्स क्या है, ऐसी प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है, ठीक है बच्चों, रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है, ऐसी प्लांट बॉडी थैलस कहलाती है। सिंपल बात, लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसी प्लांट बॉडी जहां आप इसको पहचान नहीं सकते कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ क्या है। यानी जो रूट, स्टेम, लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्लांट बॉडी में नहीं मिलेंगे। तो ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं हो, या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो, ऐसी प्लांट बॉडी क्या कहलाएगी, थैलस। क्लियर। और अपनी अपनी भाषा में यार, कि यहाँ ना रूट होगी, ना स्टेम होगी, ना लीफ होगी। कुछ एल्गी ऐसे होंगे जो उनको डराएंगे, धमकाएंगे, चमकाएंगे कि यार सर तो झूठ बोल रहे हैं, कि इसमें तो ये रूट लग रही है, स्टेम लग रही है, ये लीफ लग रही है। लगेगी, होगी नहीं, लगता है लेकिन होता नहीं है ना। कुछ एल्गी ऐसे आएंगे, स्वार्गेसम, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया बड़ा पॉपुलर है ना, साइलेशन तो मैं जहां आगे चल गया, पॉलीसाइफोनिया बिल्कुल ऐसा एहसास कराएगा कि सर तो झूठ बोलते हैं, कि ये तो स्टेम हो गई, ये लीफ हो गई, है ना। तो ऐसा लगेगा लेकिन होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो फिलामेंटस एल्गी थोड़ा सा अपन को एहसास कराते हैं कि सर झूठ बोल रहे थे, यहाँ तो आपको रूट, स्टेम, लीफ दिख रही है, वो दिखती ऐसी है, होती नहीं है ना बच्चों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसी प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है, उसको थैलस कहते हैं। और थैलस बॉडी जो होती है वो वेरियस फॉर्म में होती है, अलग अलग फॉर्म में होती है। पहली फॉर्म होती है कॉलोनियल। कॉलोनियल में क्या होता है, एल्गी आपस में मिलकर एक कॉलोनी बना लेते हैं। जैसे हमारे कॉलोनी होती है, इंदिरा कॉलोनी, राजीव गांधी कॉलोनी, मास्टर कॉलोनी, है ना। अपने अगर कोटा में चल रहे हैं तो तलवंडी कॉलोनी, महावीर नगर कॉलोनी, ठीक है, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, अगर आप जानते हैं तो अपन वहां देखते ही रहते हैं। तो वैसे की वैसे सेम होता है, जो वो एल्गे होते हैं वो कॉलोनी बना लेते हैं। वॉलवॉक्स जो होता है, इसका एक सिंपल तो एग्जाम्पल ही बहुत सारे बच्चों, मैं जनरली वही एग्जाम्पल आपके सामने शो कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि आपको इतनी सारी लंबी लिस्ट देने से मतलब क्या, एग्जाम में तो आना ही नहीं हो। अब जब एग्जाम में नहीं आना है तो फालतू क्यों दिमाग का दही करें, ठीक है। तो वॉलवॉक्स और यूलोक, यूलोक जो अपना कौन सा है, वॉलवॉक्स जो है वो कौन सा है, कॉलोनियल एल्गी है ना, वो नीचे यूलोथ्रिक्स पे मत जाना, है ना। तो वॉलवॉक्स अपना जो है कॉलोनियल एल्गी है, और ये एग्जाम्पल हमको ध्यान रखना चाहिए बच्चों, इस वाले का, कॉलोनियल का, ठीक है। कुछ डायग्राम भी हम देखेंगे जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो वॉलवॉक्स की कॉलोनी को भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये वॉलवॉक्स जो होता है कॉलोनियल एल्गी होता है। अगला है फिलामेंटस। फिलामेंटस की बात करें तो सीधा सीधा लग रहा है यार कि ये एल्गी का कैसी बॉडी होती है, फिलामेंट जैसी होती है, ऐसी फिलामेंट जैसी, है ना। कभी कभी इस फिलामेंट से कुछ ऐसी ब्रांचेस भी निकल जाती है, लेकिन ये फिलामेंट ही होता है इस तरह से,
अब फिलामेंटस एल्गी में कौन कौन आते हैं? एक आता है यूलोथ्रिक्स, एक आता है स्पाइरोगायरा, ठीक है। और ये दो ही एग्जांपल हमारी बुक में दे रखे हैं, फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, ध्यान रखिएगा, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा दो प्लांट के एग्जांपल है। अगला है प्लांट फॉर्म। प्लांट फॉर्म में जिस एल्गी का नाम दिया गया है वो है पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफाइरा। पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफाइरा, हो सकता है ये नाम तुमको याद ना हो और तुम्हें दिक्कत आ जाए बच्चों, लेकिन एक एक करके याद करते तो हो जाएंगे। कॉलोनियल में वॉलवॉक्स से और फिलामेंटियस में हमने दो एग्जांपल याद दिए, कौन कौन से? यूएस यानी फिलामेंटस में एक तो यूलोथ्रिक्स एंड एक है स्पाइरोगायरा, और प्लांट फॉर्म में हमने पीपी बोला, पीपी मतलब पॉलीसाइफोनिया और पोरफाइरा, ठीक है। और भी हम आगे जब इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो और भी आपको मैं इसको और क्लियर कर दूंगा कि कहां पर क्या कंडीशन है। प्लांट फॉर्म जनरली एल्गी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन एक एल्गी है कैल्प जो सबसे बड़ी साइज का होता है, काफी बड़ी साइज का एल्गी होता है, मैसिव साइज में होता है कैल्प। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गी है कि मैसिव साइज का जो एल्गी होता है उसका नेम क्या है? कैल्प। ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। तो ये हम लोगों को इसकी थैलस बॉडी में ध्यान रखिएगा, जो एल्गी होती है उनकी जो बॉडी होती है उसको थैलस कहते हैं। थैलस बॉडी जो होती है वो कॉलोनियल बनाती है, तो कॉलोनी वाली एल्गी बॉडी वोल्वॉक्स में है। फिलामेंटियस जैसी कैसी होती है? कॉलोनी में तो इस तरह से एल्गी होते हैं जिसमें अलग अलग वोल्वॉक्स इस तरह से मिलकर एक कॉलोनी की फॉर्म कर लेते हैं, इस तरह की कॉलोनी बना लेते हैं, और उस कॉलोनी में बहुत सारे वोल्वॉक्स रहते हैं। एक फिलामेंटियस है जहां फिलामेंट की जैसे होंगे, और इसमें यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा यूएस का ध्यान रखिएगा। प्लांट फॉर्म में जो है पीपी है वो है पोरफाइरा पॉलीसाइफोनिया, देन और मैसिव साइज वाला एल्गी जो है उसका नाम क्या है? कैल्प है ना, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको याद रहना चाहिए और एल्गी की इतनी नॉलेज आपको होना चाहिए, अपनी गाड़ी दौड़ जाएगी। अब आते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर कि एक एल्गी सेल होती कैसी है। हर सेल में नॉर्मली प्लांट सेल है तो प्लांट बाहर क्या होगी? सेल वॉल, उसके बाद अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन, देन कौन होगा? देन होगा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होगा, बाकी ऑर्गेनेल्स होंगे। यहां भी सेम वैसी कंडीशन है, बस जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, जो उसको स्ट्रक्चर को बनाने वाले कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई एल्गी है सबसे बाहर सेल वॉल है, और सेल वॉल जिसकी बनी है वो सेलुलोज पैक्टिन की है। जनरली एल्गी में सेल वॉल टू केमिकल्स की बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन, सेलुलोज और पैक्टिन या सीपी, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब जब एल्गल क्लासिफिकेशन करेंगे तब बतलाएंगे कुछ एल्गी में सेलुलोज के साथ अदर केमिकल्स से मिल जाते हैं, ठीक है ना, उनकी हम बात बाद में कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर एल्गी की सेल वॉल की बात की जाए तो सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है। उसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाया नहीं है इसका मतलब होती नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन हम इसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमें मेन चीज पर आते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म मिलेगा, और उसके बाद ये न्यूक्लियस होगा। यहाँ कोई स्पेशलिटी नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज पे आते हैं। जो एल्गी है उनमें क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का होता है। ये शेप का कोई भी एग्जांपल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये स्पाइरल फॉर्म में होता है, नेटवर्क फॉर्म में होता है, रेटिकुलेट फॉर्म में होता है, कप शेप होता है ना, यू शेप होता है जिसको हम लोग घोड़े की नाल बोलते हैं ना, यू शेप भी होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप में होता है कि उस शेप से भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला हमारा। हमारा इतना सा ध्यान रखिएगा हम लोग कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है, इससे ऑटोट्रोफिक नेचर की इनकी नेचर हो जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलता है पायरेनोइड, पायरेनोइड, और पायरेनोइड के साथ मिलता है स्टार्च। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि पायरेनोइड किसकी नेचर क्या होती है? प्रोटीनियस। पायरेनोइड प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन पायरेनोइड किसको स्टोर करते हैं? स्टार्च को। स्टार्च है ना बच्चों। तो वापस चलते हैं, मेन स्ट्रक्चर क्या होती है? क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? पायरेनोइड होता है, और पायरेनोइड में क्या होता है? स्टार्च। यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली एल्गी का रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट का रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। एनिमल का क्या होता है? ग्लाइकोजन। एनिमल का क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो ये प्लांट है तो इनका क्या होगा? स्टार्च होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो पायरेनोइड होते हैं वो क्लोरोफिल के साथ नहीं मिलते, क्लोरोप्लास्ट के साथ नहीं मिलते, वो फ्री होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जनरली हम बात करें तो एल्गी इस तरह से भी होते हैं कि उनके क्लोरोफिल के साथ क्या होता है? पायरेनाइड होता है। और ये पायरेनाइड किस नेचर का होता है? प्रोटीनियस नेचर का होता है। लेकिन इसमें क्या नेचर होती है कि स्टार्च को स्टोर करता है।
ठीक है, तो रिजर्व फूड जो इनका होता है वो यही होता है। फिर बाकी तो अलग अलग एल्गी में अलग अलग चीज होती है, वेरी करती है, वो बात की बात है। ये कॉमन स्ट्रक्चर है। यहां से एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, सेल वॉल किसकी बनी हुई है? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद है? पायरोनाइड। और पायरोनाइड क्या 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 स्टोर करता है? स्टार्च। पायरोनाइड की नेचर क्या होती है? प्रोटीनस नेचर होती है। और स्टार्च दो कार्बोहाइड्रेट होता है, आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पर, और नेक्स्ट है हम लोगों का रिप्रोडक्शन, यानी एल्गी रिप्रोडक्शन करते हैं। हम सब जो अगर 12th पास आउट है तो हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में ही एक रिप्रोडक्शन और आता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है बच्चों, तो दो टाइप की रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल असेक्सुअल। यहाँ हमने क्या किया है, वो असेक्सुअल से एक रिप्रोडक्शन को बाहर निकाल लिया जिसका नाम क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये समझ समझिएगा कि सब तीन टाइप की रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, होते टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन है। एल्गी के रेफरेंस में हमने एक रिप्रोडक्शन को बाहर निकाल कर समझ लिया है। चलिए, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें बॉडी पार्ट पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में। उस बॉडी पार्ट का कोई पार्ट टूट के अलग हो जाए, उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सेम यहां देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है एल्गी में, जो जनरली किस में होता है? फिलामेंटस एल्गी में होता है। इस फिलामेंटस एल्गी में मान लीजिए फिलामेंटस एल्गी है, इसका ये फिलामेंट ब्रेक हो गया, वो ब्रेक होकर इसके पार्ट बन गए 1 2 और 3। 1 2 और 3, ये 3 पार्ट्स इसके बन गए। अब 1 2 3 पार्ट्स में क्या हुआ कि ये 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट्स में ये सब पार्ट्स क्या होंगे? बाद में जाकर एक न्यू एल्गी बना देंगे, बाद में जाकर एक न्यू एल्गी बना देंगे। तो होता क्या है, हर एल्गी के लाइफ साइकिल में टू टाइप्स की कंडीशन होती हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है, वाटर सनलाइट ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। और जब वाटर सनलाइट ऑक्सीजन किसी की कमी कमी होती जाती है तो अनफेवरेबल कंडीशन कहलाती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? एल्गी की बॉडी अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट जाती है। कौन सी एल्गी? स्पेशली फिलामेंटस एल्गी, जो फिलामेंट जैसे होते हैं। अब उनकी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है। अब मान लीजिए एक एल्गी की बॉडी 4 पार्ट में टूट गई, 4 पार्ट में टूट गई, 5 पार्ट में टूट गई, 6 पार्ट में टूट गई। अब जो पार्ट्स ब्रेक हुए उनमें से कुछ पार्ट तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में डिस्ट्रॉय हो गए, डिजनरेट हो गए। मान लीजिए एक एल्गी की फिलामेंटस बॉडी 10 पार्ट्स में टूट गई, उनमें से 6 पार्ट्स उस अनफेवरेबल कंडीशन में डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन 4 पार्ट बच गए। उन 4 पार्ट्स ने जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वापस न्यू एल्गी बना लेंगे। नहीं समझे? एक बार फिर समझ लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन है, एक एल्गी है, उसकी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में टूट गई। वो अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी है? सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया, वाटर जहां पर एल्गी था वो खत्म हो गया, ऑक्सीजन की काफी कमी है। इस कमी को, इस अनफेवरेबल कंडीशन को एल्गी नहीं संभाल पाया और उसके अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो गया। कुछ पार्ट वहीं नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। कुछ पार्ट्स बचे, उन पार्ट्स ने उस अनफेवरेबल कंडीशन का सामना किया, और जब फेवरेबल कंडीशन आई तो उन्होंने न्यू एल्गी बना दिया। बस यही कहानी मेरे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोड, अच्छा एग्जांपल अगर कोई दे रखा है तो कोई आपको एग्जांपल याद नहीं करना, हो जाए तो अच्छी बात है। स्पाइरोगायरा एंड कारा, ये 2 एग्जांपल दे रखे। कारा बेचारा, CHARA, स्पाइरोगायरा SPIROGYRA, छोटा छोटा ले रखा है, छोटा सा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, मैंने ये स्पेलिंग बोल दी। तो स्पाइरोगायरा एंड कारा, CS से ध्यान रख लेना। स्पाइरोगायरा और कारा, ये हमारी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है, तो हमने भी एक उसको एग्जांपल को यूज कर लिया ताकि आपको याद आ जाए। अब आते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वही असेक्सुअल मींस जहां सेक्सुअल ऑर्गन का कांटेक्ट नहीं होता, यहां गेमेट फ्यूजन नहीं होता, जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उस प्रोसेस को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हम जानते ही हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी जनरली जूस्पोर बनाते हैं और अप्रेनोस्पोर बनाते हैं। जूस्पोर का सीधा मींस क्या होता है? ऐसे स्पोर जो मोटाइल होते हैं, और मोटाइल होने के लिए उनमें क्या होती है? फ्लैजिला। ये फ्लैजिला है बच्चों, ये फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला 2 नंबर भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, या बहुत सारी हो सकती है। तो जनरली हमने 2 बनाकर इस बात को क्लियर किया है कि एल्गी जो है उसने जूस्पोर बनाया। जूस्पोर कैसा है? मोटाइल है, क्योंकि उसमें फ्लैजिला है और ये वाटर में मूव करेगा। ऐसे स्पोर कहलाते हैं जूस्पोर। और जिस जिस सेल के अंदर बनते हैं उसको बोलते हैं जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया। सपोज कीजिए
ये एल्गी की सेल है और इसमें बहुत सारे जू स्पोर बन गए, ये 1, ये 2, है ना, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये जो सेल है ना, ये सेल कहलाएगी जू स्पोरेंजिया। जू स्पोरेंजिया। अब ये जू स्पोर, ये सेल बस्ट हो जाएगी, ये जू स्पोर बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर क्या बना देंगे, न्यू एल्गी। दैट्स ऑल। ये प्रोसेस जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जू स्पोर होता है। अब ये कब बनते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल समझ गए ना, एल्गी के पास सब अच्छा अच्छा है, पानी है, वाटर है, एक्वाटिक हैबिटेट में सब कुछ बढ़िया है, ऑक्सीजन है, सनलाइट का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, फेवरेबल कंडीशन है, तब जू स्पोर बनते हैं। लेकिन मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, ऑक्सीजन की कमी है, वाटर कम हो गया है, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसी कंडीशन में बनते हैं अप्लेनोस्पोर। और अप्लेनोस्पोर में कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होती। ये राउंड शेप भी हो सकते हैं, ये ऐसे क्या हो सकते हैं, रोड शेप भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप में मिल सकते हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं। इट मींस इनमें फ्लैजिला नहीं होती है। अब ये अप्लेनोस्पोर कौन सी कंडीशन में बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, ये उसका कंडीशन आते ही ये क्या कर देते हैं, ड्यूअल बना देते हैं। तो ये टू टाइप्स की कंडीशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब आते हैं नेक्स्ट पर, लेकिन आप लोगों में ध्यान रखिएगा, आप लेनो जो स्पोर कहां बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और दोनों ही कंडीशन में आते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में। अब आते हैं तीसरा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या बनते हैं, गैमेट्स। उन गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, इट मींस वहां फर्टिलाइजेशन होता है। अब डिपेंड ये करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एल्गी में हो रहा है, तो जो गैमेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे हैं, दोनों मोटाइल हैं या एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल है, दोनों की साइज कैसी है, दोनों गैमेट सिमिलर साइज के हैं या दोनों डिसिमिलर साइज के हैं। इसी बेसिस पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया। आइसोगेमेट्स, आइसो मींस सिमिलर, इक्वल, ठीक है, तो इक्वल साइज के गैमेट्स जब फ्यूजन करेंगे तो आइसोगेमेट्स। अनीसोगेमेट्स यानी अलग अलग साइज के गैमेट्स, है ना। ऊगेमस एक साइज मैटर करेगी, लेकिन साथ ही साथ उनकी मोटाइल और नॉन मोटाइल नेचर भी यहां पर आ जाएगी। तो आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड ओगेमस, थ्री टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि क्या खासियत है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की। तो आइसोगेमस का सिंपल मींस क्या होता है उसको समझेंगे, एनिसोगेमस का मींस क्या होता है, एंड देन ओगेमस का मींस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोगेमस कंडीशन में क्या होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। हम जानते हैं कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो होगा ही सही, लेकिन सिमिलर और सिमिलर साइज के और सिमिलर फंक्शन वाले गैमेट्स होते हैं। हमारी बुक ने सिमिलर साइज को ज्यादा जो है वेटेज दिया है, ज्यादा उसकी उस पर गौर फरमाया। हम तो दोनों को ही लेंगे, सिमिलर साइज एंड सिमिलर फंक्शन, है ना बच्चों। यह देखिए आप, दो टू एल्गीज है, एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब एक मेल है एक फीमेल है। दोनों एल्गीज सिमिलर साइज के हैं और सिमिलर नेचर के हैं। ये भी मोटाइल है, ये भी मोटाइल है, क्योंकि दोनों में फ्लैजिला है। तो अगर फ्लैजिलेटेड एल्गी है, दोनों एक जैसे हैं, तो उनके बीच में फ्यूजन हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, आइसोगेमस। और इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा, यूलोथ्रिक्स। जब दोनों एल्गी सिमिलर साइज के हो और सिमिलर ही नेचर के हो, दोनों मोटाइल हो, तो यूलोथ्रिक्स की कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो ये कंडीशन किस में आ रही है, आइसोगेमस वाली अपने यूलोथ्रिक्स में आ रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, दोनों एल्गी हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर साइज के हैं, लेकिन दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। क्यों, क्योंकि नॉन फ्लैजिलेटेड है, दोनों में फ्लैजिला नहीं है। और ये कंडीशन किसमें मिलेगी, स्पाइरोगाइरा में। किसमें, स्पाइरोगाइरा में। तो ध्यान रखिएगा, सिमिलर साइज वाले यूलोथ्रिक्स और जो होते हैं क्या कंडीशन है, नॉन फ्लैजिलेट, मोटाइल, दोनों मोटाइल हैं, दोनों सिमिलर साइज है, दोनों नॉन मोटाइल हैं, दोनों सिमिलर साइज है। सिमिलर साइज है तभी तो क्या कहला रहे हैं, आइसोगेमस। और सिमिलर फंक्शन है, दोनों ही कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो ये दोनों मोटाइल मोटाइल सिमिलर साइज के, ये दोनों सिमिलर साइज के, लेकिन ये दोनों कैसे, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल वाले किस में आते हैं, इसका एग्जांपल है स्पाइरो वगैरह। वो मोटाइल वाले किस में आ रहे हैं, यूलोथ्रिक्स में। ध्यान रखिएगा, यूएस का। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। आयनिजोगेमस का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अच्छी बात है, वो तो होना ही है। इसमें डिसिमिलर साइज, यानी ओनली साइज मैटर करेगी। दोनों वर्ड्स दिखने में एक जैसे होंगे, ठीक है, लेकिन एक की साइज अलग होगी, दूसरे की साइज अलग होगी। जैसे देखिए आप, यहां पर एग्जांपल है, एक गैमेट है प्लस नेचर का, दूसरा गैमेट है माइनस नेचर का, ठीक है। और दोनों गैमेट्स को अगर आप देखें तो आपको ये देखने को मालूम पड़ेगी कि एक प्लस वाला गैमेट बड़ी साइज का है और माइनस वाला गैमेट क्या है, छोटी साइज का है।
और दोनों गैमेट्स में क्या होता है, फ्यूजन होता है। दोनों डिसिमिलर साइज के गैमेट्स में अगर फ्यूजन होता है तो वो आइसोगैमस है। ध्यान रखिएगा, ओनली साइज की बात कर रहे हैं, फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, मोटाइल नॉन मोटाइल की बात नहीं कर रहे हैं। डिसिमिलर गैमेट्स में जब फ्यूजन होता है तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, एनिसोगेमिस। और सिमिलर साइज के गैमेट्स में जब फ्यूजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोगेमिस। आइसोगेमिस कंडीशन या आइसोगेमी। रिप्रोडक्शन का नाम होता है आइसोगेमी और कंडीशन का नाम होता है आइसोगेमस। ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमी तो क्या है, उस कंडीशन का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, और आइसोगेमस क्या, कंडीशन। ऐसे ही एनिसोगेमी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स एनिसोगेमी, और एनिसोगेमस क्या है, कंडीशन। ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम ऊगेमस पे। ऊगेमस में दोनों चीजें मैटर करेंगी। एक तो फंक्शन मैटर करेगा कि मोटाइल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो रहा है या नॉन मोटाइल के बीच में हो रहा है, या मोटाइल नॉन मोटाइल के बीच में हो रहा है। दूसरा साइज मैटर करेगी कि बिग साइज स्मॉल साइज है या कैसे साइज के हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओगेमस है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब कैसे गैमेट्स में फ्यूजन, लार्ज साइज का गैमेट है लेकिन नॉन मोटाइल है, लार्ज साइज का गैमेट है और नॉन मोटाइल है। अब यहां मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन यूट्यूब में चुप कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ढंग से और चुपचाप वही एग्जांपल्स को दे सकते हैं। अगर ये मेरी ऑफलाइन क्लास होती है जो मैं जनरेट का बग देता यहाँ पर, जनरेट का बग देता, लेकिन यहाँ तो भाई साहब बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ता है। कोई सही वर्ड आज आपने बोल दिया तो कल ही वो गले की हड्डी बन जाता है। इसलिए हमें यहाँ पढ़ाते टाइम पर बहुत वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है कि मजाक भी करें तो दायरे में, है ना। वो उछल उछल के जो मजाक चलते हैं हमारे क्लास में, वो मजाक हम यहाँ नहीं कर पाते। तो लार्ज है, नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, तो बड़ी साइज का कौन सा होता है, फीमेल, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कंडीशन क्या होती है, नॉन मोटाइल होता है। अब चलिए उस लफंग गैमेट्स पे आते हैं जो भागता रहेगा दौड़ता रहेगा और फीमेल गैमेट के पास चला जाएगा। तो भागने दौड़ने के लिए क्या होना चाहिए, साइज छोटी होना चाहिए, स्मॉल साइज की होना चाहिए। तो मोटाइल गैमेट्स होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं, ये प्लस गैमेट्स होते हैं या मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेल गैमेट्स जो होता है ये मोटाइल होता है और स्मॉल साइज का होता है, और फीमेल गैमेट कैसा, नॉन मोटाइल और बिग साइज का। और इन दोनों गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा जो कहलाएगा उगेमी, और ये कंडीशन कहलाएगी उगेमस। और यहां एग्जांपल कौन सा है, वोल्वोक्स और फ्यूकस, वोल्वोक्स और फ्यूकस, वोल्वोक्स और फ्यूकस। और WWF से WF ध्यान रखिएगा, WWF से WF ध्यान रखिएगा। और यहाँ एनिसोगेमस में एक ही एग्जांपल हमारी बुक में दे रखा है, यूडोराइना। ये यूडोराइना, इसको शायद मैंने नहीं बोला आपके सामने, यूडोराइना। और इधर ध्यान रखें आप, तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा, ये अपन यूएस पहले भी याद कर चुके बच्चों। तो इस तरह से हमारे सामने जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं एल्गी में वो आ गए। तो oogamous हमने बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और यहाँ हम सेक्सुअल को डील कर रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 तरह की कंडीशन है, और वो कंडीशन के नेम है आइसोगेमी, एनिसोगेमी एंड ओगेमी। आइसोगेमी में क्या हुआ, सिमिलर साइज के गैमेट्स हैं और सिमिलर फंक्शंस वाले गैमेट हैं, उनके बीच में फ्यूजन हो रहा है। अगर दोनों गैमेट्स मोटाइल हैं और दोनों की सिमिलर साइज है तो वो यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल है, और दोनों गैमेट नॉन मोटाइल हैं लेकिन सिमिलर साइज के, तो उसका एग्जांपल स्पाइरोगैरा है। देन अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई गैमेट एनिसोगेमी है, एनिसोगेमी में क्या होता है, साइज डिसिमिलर साइज के गैमेट्स होते हैं, एक गैमेट बड़ा होता है, एक गैमेट छोटा होता है, तो उन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं यूडोराइना एग्जांपल। आगे आते हैं ओगेमस, ओगेमस में क्या होता है, साइज मैटर करती है और फंक्शन मैटर करता है। दोनों गैमेट्स में क्या होगा, एक गैमेट छोटे साइज का होगा और मोटाइल होगा, दूसरा गैमेट बड़ी साइज का होगा और नॉन मोटाइल होगा, दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, और इस एग्जांपल में हम ओगेमी कहेंगे और इस कंडीशन को ओगेमस कहेंगे। और यहाँ एग्जांपल वोल्वोक्स और फ्यूकस है। ध्यान रखना, ओगेमी होगी WWF के पहलवानों के बीच में, तो एक W से हमको ध्यान रखना है, कौन सा, सॉरी WWF गलत बोल गया मैं ना, V बोलना चाहिए था मुझे, W बोल गया मैं, है ना। कोई बात नहीं, WF गलती होगी तो गलती को सही मान लेते हैं हम, तो W की जगह VF ध्यान रखना है। VFX चल रहा है आजकल, है ना, हर चीज में VFX, फिल्म मूवी VFX, हीरो जवान बूढ़ा हो रहा है जवान दिख रहा है, VFX, है ना। तो VFX से VF ध्यान रख लेना। अब WWF छोड़ के हम VFX के VF पे पहुंच गए। ठीक है, तो V से क्या हो गया, वोल्वोक्स, और F से कौन हो गया बच्चों, फ्यूकस हो गया। तो इस तरह से दोनों एग्जांपल दिमाग में रहना चाहिए। अब इसको टाटा बाय बाय करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और उसको समझते हैं कि वहां हम एल्गी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। अब क्लासिफिकेशन को हम देख रहे हैं। मैं आपसे पहले भी स्टार्टिंग में बोला था कि क्लासिफिकेशन को हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। ये अगर हम कंप्लीट करेंगे तो क्लास 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी और शायद हवा 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट मिल जाएगा। इतनी लंबी में क्लास नहीं चाहता, क्योंकि हम वो वन शॉट वाली क्लासेस एग्जाम का टाइम पर लेंगे, नीट की एग्जाम और 11 12 की, जब 12th बोर्ड एग्जाम होंगे तब लेंगे उनको वन शॉट। अभी मुझे इतने लंबे लंबे वन शॉट नहीं करने की, बहुत लंबी क्लासेस चली जाए।
तो अभी तो मैं एक दायरे में, एक लिमिट में रहना चाहता हूं, ताकि बच्चों को एक टाइम फ्रेम में ले लूं। तो अब ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन एल्गी का ओनली इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पर मैं। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्या होगा नेक्स्ट क्लास में होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी करना चाहते हैं हम, तो किस बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे? कोई ना कोई तो बेस होगा। हम सिस्टमेटिक स्टडी कर लिए, टैक्सोनॉमी की स्टडी कर लिए, टूल्स देख लिए, है ना, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी सिस्टम देख लिए। तो अब हमारा ये टारगेट रहेगा कि कोई भी एल्गी को हम क्लासिफाइड करना चाहते हैं। तो जनरली अगर हम बड़ी बात करें तो एल्गी की 11 डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 3 क्लासेस पे ज्यादा जोर दिया गया है। उन 3 क्लासेस को हम जान लें तो वही हमारे लिए बहुत खास है बच्चों। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 क्लासेस के बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए। उन क्लासेस पर आए उससे पहले ही देख लें कि उन क्लास को क्लासिफाई करने के लिए क्या करेक्टरिस्टिक्स को लिया गया है। तो सबसे पहला बेस्ट करेक्टर जो है जिसपे क्लासिफिकेशन बेस्ड है, उनमें है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी एल्गी में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, उस बेस पर उसको डिवाइड किया है। और हमने पहले भी क्लास में बात की थी कि ABCDE, है ना, ये 5 एल्गी क्लोरोफिल के टाइप्स हैं। ए के साथ बी तो एल्गी कैसा होगा? ग्रीन। ये हमने बात की थी। ए के साथ डी हो, ए के साथ सी होगा तो एल्गी कैसा होगा? ब्राउन। ठीक है। और ए के साथ डी होगा तो एल्गी कौन सा होगा? रेड एल्गी। ए और डी ये क्या है? क्लोरोफिल के टाइप है, ABCD। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो पिगमेंट जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसकी बेस पर एल्गी की क्लासेस दी गई है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। बहुत खास चीज है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन कि किस बेस पर एल्गी का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। गिवन द टाइप्स ऑफ बेस करेक्टर विच नॉट इंक्लूड फ्लोइंग ऑप्शंस। तो वो पूछ सकते हैं आप लोगों से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर क्लासिफिकेशन जिस पर बेस्ड है करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो है वो याद रहना चाहिए। तो एक तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से? क्लोरोफिल ABCDE। ठीक है बच्चों। अब हम जाते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स जो लिया गया एल्गी के क्लासिफिकेशन का, वो कौन सा लिया गया कि जो एल्गी है उनके अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूट्स है उनकी सेल वॉल में। मैंने बताया है कि सेलुलोज और पैक्टिन दो तो है ही सही, ये सेलुलोज और पैक्टिन ये तो स्पेशल है। इसके अलावा इसके अदरवाइज में एल्जीन भी है। कौन सा है? एल्जीन। और एक है पॉलीसल्फेट एस्टर्स। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम जानते हैं एस्टर्स, पॉलीसल्फेट एस्टर एक ही होते हैं। तो हम लोग जानते हैं, तो सेलुलोज, पैक्टिन, एल्जीन और पॉलीसल्फेट एस्टर, ये 4 केमिकल ध्यान रखिएगा जो स्पेशली हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं एक सेल वॉल का। ठीक है। कौन से? सेलुलोज, पैक्टिन, एल्जीन और पॉलीसल्फेट एस्टर बच्चों, है ना। अब अगली बात आती है स्टोर फूड की या रिजर्व फूड की, कि एल्गी की बॉडी में जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है, स्टोर फूड क्या होता है। हम जानते हैं कि एल्गी प्लांट्स है, प्लांट किंगडम के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, तो एल्गी का जो रिजर्व फूड होगा वो स्टार्च होगा। यस, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन वेरी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गी होते हैं, उसके हिसाब से उनकी क्लासेस दी गई हैं। तो उनमें रिजर्व फूड भी क्या होंगे बच्चों? अलग अलग होंगे। ठीक है। अब स्टोर फूड या रिजर्व फूड क्या होता है? जो एल्गी अपने बॉडी में रिजर्व रखता है ताकि वो जब जरूरत पड़े तो उनको यूज कर ले। और एल्गी का रिजर्व फूड कौन सा है? स्टार्च। ये तो कॉमन है इसी, इसकी हम बात कर रहे हैं बार बार। इसके अदरवाइज और भी स्ट्रक्चर करेंगे तो मैनिटोल। कौन सा मिलेगा बच्चों? मैनिटोल। मैनिटोल के अलावा और क्या मिलेगा? लेमिनिन मिलेगा। तो 3 ध्यान रखिएगा, स्टार्च, मैनिटोल और लेमिनिन, है ना। ये शर्मीले हैं, SML। ठीक है। रिजर्व फूड से क्या देना था? शर्मीले, 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 शर से S, मीले से M और ले से ले, एल हो गया। तो ये शर्मीले हैं। स्टार्च, मेलिटोल और लेमिनिन, इनके 3 रिजर्व फूड हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। और ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि क्लासिफिकेशन में हम इनको ध्यान रखें। तो हमको क्या ध्यान रखना है? एल्गी का क्लासिफिकेशन किस कैरेक्टर्स की बेस पर आए? एक तो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक है सेल वॉल की कंपोजिशन, देन एक है रिजर्व फूड। ठीक है बच्चों। तो इनको ध्यान रखिएगा और अपने दिमाग में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगली बात पर, और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी स्लाइड है उस पर हम बात कर रहे हैं एल्गल क्लासेस। हमने एल्गी को इन करेक्टर के बेस पर अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है। हमने पहला करेक्टर लिया था कि उनका जो है पिगमेंट कौन सा है। तो जनरली एल्गी का जो पिगमेंट होता है उसके बेस पर हमने उसको क्लासिफाइड किया है। तो पहला जो हमारे सामने आ रही क्लास वो आ रही क्लोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी के सभी एल्गी कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। क्या कहा जाता है? ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और ग्रीन एल्गी क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोरोफाइसी में क्या होता है? क्लोरोफिल ए के साथ क्या होता है? क्लोरोफिल बी होता है। ध्यान रखिएगा बच्चे,
ये बहुत पूछा जाता है। क्लोरोफिल ए के साथ क्या होता है, क्लोरोफिल बी होता है। दूसरी बात हमने क्या बतलाई थी, सेल वॉल में क्या होता है, तो सेल वॉल में होता है सेलुलोज। कौन सा कॉन्स्टिट्यूट होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। तीसरी बात, रिजर्व फूड क्या होता है, तो रिजर्व फूड इन एल्गी का होता है स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल ए के साथ बी है। दूसरी बात, इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, जिससे एल्गी की सेल वॉल बनती है, दुनिया के हर प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, नॉर्मली, जनरली, है ना। दूसरी बात, रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। चलिए ये तो मेन हो गया। अब आता है एग्जाम्पल कि क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल में हमें कौन कौन से ध्यान, बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। अगर मैं एक लंबी लिस्ट लूं तो एक लंबी लिस्ट आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन आपको क्या बॉटनी ही पढ़नी है, आपको बॉटनी पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है। जब इतनी स्टडी करनी है तो आप एक जगह तो रुकेंगे ना कि भैया इतनी जगह रुक जाए। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उन्हीं एग्जाम्पल के साथ घुमाऊं जिन एग्जाम्पल्स में आप याद करके अपना काम पूरा करके आगे बढ़ जाएं और नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट सब्जेक्ट पे ध्यान दें। तो यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स, तो वही याद करना है आपको, वीयू, है ना, वीयू। क्लोरोफाइसी में क्या ध्यान रखना है, वीयू, ठीक है। यूवी, वीयू, जो भी आपको फिजिक्स की तरह आप यूवी याद कर सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट वाला। यू और वी दोनों में एक जैसे बना रहा हूं, यू और वी, यू वी है ना, अल्ट्रा वायलेट से याद कर लो। ये क्लोरोफाइसी अल्ट्रा वायलेट होते हैं, यू से यूरोथ्रिक्स और वी से वोल्वोक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी में क्या होता है, अगर हम बात करें पिगमेंट की, तो पिगमेंट होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए के साथ सी। ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन मत भूलिएगा। यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा होता है, ए, वो सभी एल्गी में मिलता है, और उसके बाद सी साथ में मिल जाता है, तो एल्गी कैसे हो जाते हैं, ब्राउन। और ब्राउन एल्गी को जो क्लास होती है वो क्या कहलाती है, फियोफाइसी। ग्रीन एल्गी की क्लास क्या कहलाती है, क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी की क्लास होती है फियोफाइसी। अब इनके अंदर क्या होता है, जो रिजर्व फूड होता है, जो सेल वॉल होती है, सॉरी, जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए और सी तो है, इसी एक और नाम दिया गया है हमने, फ्यूकोजेंथिन। ये FUCOXANTHIN, फ्यूकोजेंथिन। तो आप क्लोरोफिल ए और सी के साथ क्या ध्यान रखेंगे, फ्यूकोजेंथिन। तीन पिगमेंट ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन, एक दो बार प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, फ्यूकोजेंथिन। अब सेल वॉल होती है, सेल वॉल वही है, हमने याद किया था सेलुलोज के बाद एल्जिन भी बतलाया था, पैक्टिन भी बतलाया था, लेकिन इनमें क्या होगा, सेलुलोज तो हो गई सी, साथ में कौन होगा, एल्जिन। जो आपने पहले याद कर लिया वही आगे काम आ रहा है। सेलुलोज और एल्जिन की इनकी सेल वॉल बनी होती है, ध्यान रखिएगा। अगला होता है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड जनरली स्टार्च होता है। इनमें कौन होता है, मैनिटोल, यानी जो मनी मांगते हैं वो व्यक्ति कैसे होते हैं, वो पर्सन के साथ टोल, उसे याद कर लीजिएगा, मैनिटोल। दूसरा लेमिनिन, सॉरी, लेमिनिन। तो मेनिटोल एंड लेमिनिन, मेनिटोल और लेमिनिन, ये दो ही हम लोगों को ध्यान रखना है। इनकी जो सेल वॉल होती है इन दो केमिकल की बनी होती है, मेनिटोल और लेमिनिन। सॉरी, रिजर्व फूड कौन होता है, और लेमिनिन। और सेल वॉल किसकी बनी थी, सेलुलोज और एल्जिन की, ठीक है बच्चों। तो मेनिटोल और लेमिनिन आपको ध्यान रखना है, ये इनका रिजर्व फूड है। तो ब्राउन एल्गी की जो एग्जांपल हमको याद रखने हैं वो कौन कौन से एग्जांपल ध्यान रखने, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि तीन एग्जांपल है। एक सीमेंट आता है डीएफएल, उस डीएफएल से ध्यान रखना, डिक्टियोटा, फ्यूकस, लेमिनेरिया, ऐसे अलग अलग लें। कभी बार लड़के मस्ती करते हैं तो बोलते हैं लफड़ा मत कर यार, क्या नाटक कर रहा है, तो उस लफड़े से याद कर ले, एलएफडी, है ना। आपको याद होना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि यार थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा कि यार पीओ5सी एलएफडी है, लफड़ा करने वाले हैं। एल से ध्यान रह जाएगा कि लेमिनेरिया, एफ से फ्यूकस और डी से डिक्टियोटा है। एक दो बार प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। एलएफडी एफडी लफड़ा करने वाले कौन से होते हैं कि यार पीओ5सी ब्राउन एल्गी होते हैं, एलएफडी से लेमिनेरिन, फ्यूकस और डिक्टियोटा। ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा। अब आते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के सी में बहुत डीप में मिलते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। हम ये आगे जब क्लास देखेंगे ना, नेक्स्ट जब एल्गर क्लासिफिकेशन करेंगे तब बात पढ़ लेंगे इसको, लेकिन अभी ही मेरा दिल कर रहा है बोलने का तो मैं बोलना चाहता हूँ, है ना। आप सुनो, आपको सुनना पड़ेगा, है ना। तो होता क्या है कि रोडोफाइसी के एल्गी बड़ा डीप सी में मिलते हैं, और ये नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं इनके। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए मेरा मन किया, मैंने बोल दिया, है ना। बाद में क्या स्थिति परिस्थिति हो शायद ना हो, है ना। तो हम ध्यान रखिए, रोडोफाइसी की जो एल्गी है डीप सी में तो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। सभी के गैमेट्स मोटाइल होते हैं ना, इनके नॉन मोटाइल होते हैं। अब आते हैं जो यहाँ दे रखा है उस पर हम, क्योंकि दो क्वेश्चन बड़े खास बनते हैं। किस क्लास के एल्गी के गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, रोडोफाइसी। कई कंपटीशन में पूछा गया है। कौन से डीप सी में मिलते हैं, डीप सी में मिलते हैं, तो वो रोडोफाइसी है। अब जो दे
रखते हैं। रोडोफाइसी की पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए के साथ डी, ए के साथ डी होता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं? रेड होते हैं। साथ ही साथ एक पिगमेंट होता है फाइकोइरिथीन, फाइकोइरिथीन यहाँ क्या था? फ्यूकोजेंथिन, थियोफाइसी में क्या था? फ्यूकोजेंथिन, यहां पर क्या है? फाइकोइरिथीन, फाइकोइरिथीन। और फाइकोइरिथीन और क्लोरोफिल ए और डी मिलता है। क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोइरिथीन की वजह से कैसे होते हैं? ये रेड एल्गी होते हैं। ठीक है, इसलिए उनका क्लास कौन सी है? रोडोफाइसी। अब बात है सेल वॉल। सेल वॉल वही बनी होती है जो हम सुनते हुए आ रहे हैं, सेलुलोज पैक्टिन। यहाँ कुछ नया याद नहीं करना है, सेलुलोज और पैक्टिन। अब रिजर्व फूड की बात आती है, एक और इसमें दे रखा है सेल वॉल में, वो कौन सा है? पॉलीसल्फेट एस्टर, क्योंकि हमने पहले याद किया था इसको पॉलीसल्फेट एस्टर। तो सेल में सेलुलोज पैक्टिन के बाद पॉलीसल्फेट एस्टर को भी ध्यान रखना, क्योंकि हमने लिस्ट में पहले से उसको ले रखा है। अब क्या रिजर्व फूड कौन सा है इनका? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कई बार इससे, कि रोडोफाइसी का जो रिजर्व फूड है वो क्या है? स्टोर फूड क्या है? वो है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ध्यान रखें बच्चों, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये इनका रिजर्व फूड होता है रेड एल्गी का। तो रोडोफाइसी एल्गी जितने भी होते हैं उनका रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च होता है, लेकिन कौन सा? फ्लोरिडियन स्टार्च। ध्यान रखें, रोडोफाइसी, डी डी का साउंड आ रहा है, तो यहां भी क्या आएगा? यहां भी आएगा अपने फ्लोरिडियन स्टार्च, रोडो फ्लोरिडियन स्टार्च, रोडो फ्लोरिडियन स्टार्च की रिजर्व फूड की बात होगी। ठीक है, वो एक लिंक दिमाग में होना चाहिए। उससे क्या होता है, जब 4 ऑप्शन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग वहां क्या कर देता है? एक्साइट हो जाता है, फटाफट आंसर निकल जाता है। बस थोड़ी सी ये लिंक जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आते हैं हम लोग रोडोफाइसी की एग्जाम्पल। इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, दोनों वही पीपी हैं जो हमने पहले याद किया था, पोलीसाइफोनिया, पोरफाइरा। हमने पहले भी एग्जाम्पल याद किए थे, पोलीसाइफोनिया और पोरफाइरा। ये 2 एग्जाम्पल हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम जितना भी इस क्लासेस से रिलेटेड बातें होंगी, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात होंगी, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, मैं इस क्लास को बहुत लेंदी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार हम इसको समराइज फॉर्म में एक बार देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा उसका क्या क्या हमने बात की, है ना। पहले हमने बात की कि जो एल्गी होते हैं उनके बारे में, कि हम लोग जो नॉर्मल है किसने दिया, फाइकोलॉजी में क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, फादर ऑफ कौन है इंडियन फाइकोलॉजी। तो ये तो अपने को जरूरत नहीं इस पेज की ज्यादा, स्पेशली हम आते हैं मेन पेज पर। हैबिटेट क्या होता है, ध्यान रखना, कॉमन एक्वेटिक हैबिटेट जो है वो कौन सा है इनका? फ्रेश वाटर है ना, या मराइन वाटर है, लेकिन लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। बाकी तो हैबिटेट अदर भी हैं। और एक लिचेन का ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन का, कि एल्गी फंजाई के साथ जो रिलेशन शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिचेन। अगला एनिमल के साथ मिलेंगे, स्लोथ बियर का ध्यान रखिएगा। अगली बात जो है इसमें कि जो एल्गी होते हैं उनमें हैबिटेट क्या होता है, उसकी हैबिट क्या होती है? ऑटोट्रोफिक होती है। और ये पिगमेंट हमने बात ही कर ली। ठीक है, एल्गी की जो थैलस होता है, बॉडी होती है जो अलग अलग फॉर्म में होती है। कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस में कौन ध्यान रखना है? वही अपना यूएस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह। ठीक है, प्लांट फॉर्म में हमको कुछ ना, पीपी को, अभी पीपी की बात की थी हमने, पोलीसाइफोनिया, पोरफाइरा। देन मेसी प्लांट फॉर्म कौन सा होती है? केल्प की। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या होता है। मेन स्ट्रक्चर में सेल वॉल सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है। अंदर की तरफ क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के साथ क्या होता है? पायरनोइड, और पायरनोइड के साथ क्या मिलता है? स्टार्च। पायरनोइड की नेचर कौन सी होती है? प्रोटीन नेचर होती है, भूलना मत बच्चों। ठीक है, इसके साथ स्टार्च मिलता है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्हीं को डिस्कस करना जरूरी है, ज्यादा दिमाग का नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वही हमको ध्यान रखना है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है 3 टाइप्स का होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में फिलामेंटस एल्गी में होता है, और फिलामेंटस एल्गी का में यहाँ एग्जांपल में क्या दे रखा है हम लोगों को? स्पाइरो वगैरह और कारा दे रखा है। स्पाइरो वगैरह कारा में इनमें क्या होता है? फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? कोई एल्गी फिलामेंटस है उसके बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और कोई भी पार्ट्स नए एल्गी बना देता है, दैट्स ऑल। अगला कौन सा होता है? सेक्सुअल। सेक्सुअल ज़ूस्पोर, अल्प्लेनोस्पोर के थ्रू होता है। और ज़ूस्पोर से अल्प्लेनोस्पोर कौन सी कंडीशन बनते हैं? ज़ूस्पोर बनते हैं फेरिबल में, और अल्प्लेनोस्पोर नॉन फेरिबल कंडीशन में। ज़ूस्पोर मोटाइल होते हैं, अल्प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, आइसोगेमस और ओगेमस होता है। और इनमें सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो आपके सामने है, कि आइसोगेमस में इक्वल साइज के गेमेट होंगे, सिमिलर साइज के गेमेट होंगे। एनिसोगेमस में डिसिमिलर साइज के होंगे, और ओगेमस में साइज के साथ फंक्शन मैटर करेगा, है ना। आइसोगेमस में एग्जांपल यूरोथिस का ध्यान रखना है, और एनिसोगेमस में अपन को किसका ध्यान रखना है? यूडोराइना का। और ओगेमस में हमारे सामने क्या है? ओगेमस की कंडीशन में हमको वोल्वोक्स और फिकोस को ध्यान रखना है। ओगेमस की कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, लो लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट्स और स्मॉल साइज का मोटाइल गेमेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगली स्लाइड में हमने बताया कि एल्गी का क्लासिफिकेशन करना होता है। जब क्लासिफिकेशन करना होता है तो पिगमेंट, सेल वॉल और स्टोर फूड या रिजर्व फूड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इनके बेस पर हम लोग इनको डिवाइड करते हैं
और इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं? अगर हम बात करें पिगमेंट की, तो ये पिगमेंट आ जाएंगे, इसके अलावा फाइकोजेंटिन और फाइकोइरिथीन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेलुलोज कंपोजिशन की, तो सेलुलोज, पेक्टिन, एल्जिन और पॉलीसल्फेट एस्टर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें रिजर्व फूड की, तो एसएमएल है, स्टार्च, मैनिटोल और लेमिनिन है। ठीक है बच्चों, और ये लास्ट स्लाइड हमने डिस्कस की थी, जिसमें मैंने बताया था कि एल्गी क्लास 3 है, फियो और एल्गी सॉरी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, और सबके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो कैसे डिवाइड किया गया है वो आपके सामने है। ठीक है, तो हम लोग यहां तक ये ध्यान रखें कि जो हमारा मेन टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, कि हम चाहते थे ये थे कि हमारे लिए जो क्लास 11 के एस्पायरेंट्स है, नीट के एस्पायरेंट है, बायोलॉजी किसी भी पोजीशन के एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए इतना ही एल्गी याद करने की जरूरत है। इससे ज्यादा एल्गी में मत फैलना बच्चों, जितना फैलोगे उतने मोटे हो जाओगे, वो मोटापा किसी काम नहीं आएगा नीट के एग्जाम में, ना 11th-12th में। तो इसलिए सीधी सी बात यह है कि आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद इसका एक छोटा पार्ट और है, एल्गल क्लासिफिकेशन। इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने ले लिया है, और डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आपकी अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी अच्छी उम्मीदों के साथ मिल रहे हैं हम लोग अगली क्लास में। और इस क्लास में आप लोग जितना भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और मैं जो शुरू में नहीं बोला वो अब बोल देता हूँ, नोटबुक में इनको लिखिएगा। अगर आप देख लेंगे अच्छा लगेगा भी है उसको, अगर आप शॉर्ट नोट्स में अपने नहीं उतारेंगे तो सब बेकार है। तो नोटबुक में इसको जरूर नोट करते जाएं बच्चों। और कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास की मैं रेगुलर क्लासेस आपको देते ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड डे एंड गुड बाय, बाओ नानी बाय, है ना।